Hello everyone, welcome to my UPSC यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी अब वापस से अलर्ट हो गए होंगे और अपनी तैयारी वापस से आपने भी अच्छे से शुरू कर दी होगी। बीच में थोड़ा गैप रख लिया था। अब आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखें क्योंकि एग्ज़ाम होगा। होपफुली नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि एक नए मेंबर का अपॉइंटमेंट हो जाए, लेकिन ये एग्ज़ाम अब जल्दी ही हो जाएगा आपका। जो पहले जो कन्फ्यूजन चल रहा था एग्ज़ाम कब होगा, अभी ज़्यादा डिले नहीं होगा इसमें। तो आप लोग जो अपनी तैयारी में वापस से लग जाइए। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट टोटल जो टेस्ट हैं 58 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको लगभग सारे टेस्ट सेंड कर दिए हैं। और ये टेस्ट भी आपको इवनिंग में आपके ईमेल आईडी पे व्हाट्सएप पे आप मिल जाएगा आपको, या फिर जिनको अगर किसी को नहीं भी मिले हैं तो वो व्हाट्सएप कर दीजिए, या टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम कर दीजिए, मेल कर दीजिए, आपको सेंड कर दिया जाएगा। लेट्स बिगिन। कौन सा देश द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLI NEX 2023 का मेजबान है? देखिए ये जो SLI NEX है ये है श्रीलंका। SL हो गया इसमें श्रीलंका, I है इंडिया, N है नेवल, EX है एक्सरसाइज। श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। और ये अभी जो है इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? ये इसका 10th एडिशन हो रहा है। ये जो अभी होगा ये इसका 10वां एडिशन है और ये कोलंबो में श्रीलंका में आयोजित होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये श्रीलंका में कोलंबो में होगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। यह है आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 टू 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां। कौन सा मिलान सही है? देखिए ये सही नहीं है आएगा इसमें। इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये देखना है। ये सही है। इसमें जो इनकरेक्ट है दिस वन, फोर्थ वन इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 148 से 151 है। ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड नहीं है, ये कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उससे रिलेटेड है। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसके क्या पावर्स है उनसे रिलेटेड है। तो ये फोर्थ वन इनकरेक्ट है। तीनों सही है। इसमें अगर सही की बात करें तो देखिए सही है, ये क्वेश्चन सही था, अपन इसमें गलत कर रहे थे। सही है ये है, और ये तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है और फोर्थ सही नहीं है। मुझे लगा स्टेटमेंट बेस है। ये तीनों सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ वन है जो इनकरेक्ट है। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चुना गया है? ये जो संयुक्त राष्ट्र का सांख्यिकी आयोग है उसके लिए किस देश को 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रेजेंट में जो UN का ये सांख्यिकी आयोग है इसका अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वो है जापान। अभी वर्तमान में जापान है इसके अध्यक्ष। और 1 जनवरी 2024 से
2024 में 1 जनवरी से इसका जो अगला चुना गया है, इसके लिए जो अध्यक्ष सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है एक्चुअली सांख्यिकी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो भारत 1 जनवरी 2024 से इसका नया अध्यक्ष हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी प्रेजेंट में जापान है। काफी लोगों ने इसमें भारत के फेवर में वोटिंग की है, काफी कंट्रीज ने। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से आपके नया शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। भारत में उसने शिक्षा में सुधार के लिए, स्पेशली जो प्रारंभिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, इनमें सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जो विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। फरवरी 1882 को, 3 फरवरी 1882 को यह आयोग का गठन किया था और ये लॉर्ड रिपन ने किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। भारत में शिक्षा सुधार के लिए यह गठन किया गया था। देखिए, रेगुलर आपको टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कंजूसी मत कीजिए इसमें, लाइक करने में तो आपका क्या जाता है। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आपको लाइक करना चाहिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी वे में पूछा जाए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये इंडिया में कहाँ से होकर गुजर रही है, किन राज्यों से होकर गुजर रही है, कौन सा राज्य सबसे नज़दीक है इसके, या फिर कौन सी सिटी सबसे नज़दीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये टोटल 8 स्टेट से गुजरती है। इधर से देखेंगे तो हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये स्पेशली ये 2 स्टेट के, जो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, उनके नाम ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी ये 6 मेनलैंड के इधर के हैं। चारों ही ऑप्शन सही है। ये डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर थ्रोली आप इसको जो शुरू से टेस्ट सीरीज करवाई है उसको भी फॉलो करते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका अच्छे से सिलेबस करवाया जा रहा है और करंट अफेयर्स भी इसमें टाइम पे आपको करवाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची एक्चुअली वो होती है जिसमें, देखिए, एक होती है यूनियन लिस्ट, केंद्र की सूची, एक है स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य अपना बना सकते हैं, जो राज्य के अंडर में आता है, स्टेट के अंडर में। एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको कहते हैं हम समवर्ती सूची। इसमें दोनों का ही रहता है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें अपना दोनों ही कानून बना सकते हैं इसमें है जो। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें अराउंड 50+ लगभग 52 सब्जेक्ट्स हैं और संसद या राज्य विधानसभा दोनों इसमें इन विषयों पे कानून बना सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में जो है समाचार पत्र या फिर जैसे आप देखेंगे बिजली हो गया, ड्रग्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, न्यूज समाचार पत्र हो गए, या कोई भी आपराधिक कानून है, लेबर है, इस तरीके की चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। किस संस्था ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आप। अभी रिसेंटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के संबंध में फास्ट ट्रैक शिकायतों के लिए चुनाव आयोग ने, भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने ये सी विजिल ऐप लॉन्च किया था। और जो एक आदर्श आचार संहिता है उसको लागू करने, या फिर जो पोलिंग है, मतदान प्रक्रिया है, उसमें जो भी कोई इरेगुलरिटीज है, अनियमितता है, उनको रोकने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सी विजिल ऐप।
तो ये भारत के चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? ई गवर्नेंस के लिए इनमें से कौन सा विवरण उपयुक्त है? नागरिकों को सेवा प्रदान करने, व्यापार उद्यम और संचार, या फिर भारत सरकार की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सरकार के जो तमाम स्टेज है, सभी स्तर हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस को आमतौर पे आईसीटी के रूप में देखा जाता है, सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है। और इसमें भी एक ट्रांसपेरेंट हो या सुविधाजनक हो, कुशल हो, इस तरीके से इसको समझा जाता है। और जो भी शासन के सिद्धांत है उनके 3 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसमें, सरकार, निवासी और कॉमर्स कहें, व्यवसाय कहें या हित समूह कहें, ये मेन 3 बिंदु हैं इसमें, सरकार, निवासी और व्यवसाय। ई गवर्नेंस शासन में जो तमाम हितकारी जिनके जो हितधारक हैं उनके बीच में आपस में बातचीत की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सुविधा प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा G2G, वो होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C ये होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। और एक होता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ई गवर्नेंस में, ये ध्यान रखिएगा। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके अलावा और भी है एक, वो है G2E, ये है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? देखिए, जो राज्य के लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्य है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका जो नियुक्ति है वो कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जो स्टेट का गवर्नर है उसके पास होता है नियुक्ति करने का अधिकार, अपॉइंटमेंट का अधिकार होता है गवर्नर के पास, ये अपॉइंट करते हैं। लेकिन इनको पद से हटाने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास। मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? देखिए, जीआई टैग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जीआई टैग के बारे में जितनी भी चीजें हैं ऑलरेडी मैं इसका बेसिक सारा क्लियर करवा चुका हूं, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और अपडेट रहिएगा। इसमें कई बार क्या होता है कि अपडेट नहीं रह पाने की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन लाता हूँ जीआई टैग का, तो उस टाइम क्या पोजीशन है वो आपको बता देता हूँ। मिर्चा चावल की बात करते हैं तो ये बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ का है ये मिर्चा चावल, बिहार का पश्चिमी चंपारण का, इसको जीआई टैग मिला है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इस चावल की जो साइज है वो काली मिर्ची जैसा दिखता है, इसलिए इसको मिर्चा या मार्चा चावल भी कहा जाता है। और ये चावल की इसकी एक अपनी सुगंध है, इसका अलग स्वाद है, और ये एक्चुअली क्या है, जो चावल के गुच्छे उनको उनके लिए फेमस है। और ये चावल है जो पके हुए हैं उसके बाद फूल जाता है, मीठा होता है और आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। स्टोरेज डिवाइस में सूचना को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता किस में है? देखिए, सूचना को उसके जो टोटल पीस है, एक छोटे अलग अलग जो पीसेज हैं उनमें एक ही समय में पढ़ना और लिखने की क्षमता किस में है? हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस में ये जो कैपेसिटी है ये है रैंडम एक्सेस में, रैंडम एक्सेस में ये कैपेसिटी है। डी इसका करेक्ट आंसर। स्टॉकहोम समझौते का संबंध किससे है? एक क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और पिछले सभी टेस्टों में लगभग कवर करवाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एनवायरनमेंट का अलग से टेस्ट भी हो चुका है।
एनवायरमेंट स्टॉकहोम का ये जो स्टॉकहोम समझौता है, इसका संबंध जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है उससे एनवायरमेंट को सुरक्षित करना है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये ही इस समझौते का स्टॉकहोम समझौता है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, इनके बारे में आप पढ़िएगा। इनकी अलग से एक फ्री पीडीएफ वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तमाम जितने भी एग्रीमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, पीडीएफ है जो आप जाके सर्च कर सकते हैं। मिलियस किस देश की नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मिलियस। ये अभी देखिए, वैसे तो जहाँ पे अमेरिका होता है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि लेकिन अभी क्या है कि जो साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर, उसमें अमेरिका एक एक्सरसाइज कर रहा है, और वो भी कहाँ पे, जो डिस्प्यूटेड चाइना कहता है कि ये हमारा है, उस रीजन में स्पार्टले जो आइलैंड है वहां पे है ये, और ये अमेरिका का है। इसमें अमेरिका है जो, ये अमेरिकी नौसेना का है, और ये जो स्पार्टले आइलैंड है वहां पे दक्षिणी चीन सागर में ये एक्सरसाइज कर रहा है। ये अमेरिका का एक मिसाइल विध्वंसक है, काफी चर्चा में है। किस देश ने अभी रिसेंटली हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ICBM जिसको कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये विकसित की है। अभी ये रिसेंटली जो विकसित की है ये उत्तर कोरिया ने की है। इसका नाम ध्यान रखिएगा आप, ये हवासोंग 18। बूजी पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत द्वारा, किस देश में बनाया गया है? ये देखिए, ये जो बूजी ब्रिज है इसका रिसेंटली उद्घाटन किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत ने, ये 132 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, और ये कहाँ पे है? टीका बुजी नोवा सोफाला, टीका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टीका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना का संबंध किससे है? ये ब्रिज बनाया है और इसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने किया है। ये ब्रिज बनाया है मोजाम्बिक में, भारत ने बनाया है ये ब्रिज, और अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन एस जयशंकर साहब जाके करके आए हैं। एक्चुअली क्या है, चाइना अफ्रीका में उसकी एंट्री काफ़ी बढ़ा चुका है, तो उसको काउंटर करने के लिए ही इंडिया भी वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? उगादि आंध्र प्रदेश कर्नाटका, ये सही है। महामस्तकाभिषेक कर्नाटका, ये सही है। कंबाला केरला, ये सही नहीं है। करगा राजस्थान और मध्य प्रदेश, एक्चुअली देखिए ये भी सही नहीं है। करगा जो है ये बेंगलुरु का है, बेंगलोर का है। कंबाला है, कंबाला केरला का नहीं है, ये कंबाला है कर्नाटक का। एक्चुअली ये सारे ही जो हैं ये कर्नाटका से ही जुड़े हुए हैं और अभी चर्चा में थे। मस्तकाभिषेक तो जो श्रवणबेलगोला शहर है उसमें 12 साल में एक बार ये इम्पोर्टेंट जैन फेस्टिवल आयोजित होता है, 12 साल में एक बार होता है। कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला सिटी है वहाँ पे होता है ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो उगादी है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो तेलंगाना स्टेट हैं उनमें हिंदुओं का नया साल होता है, हिंदुओं के लिए न्यू ईयर है ये के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ये सारे फेस्टिवल हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा।
दीवान मणिराम दत्ता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारियों के नेता थे? जो 1857 की क्रांति हुई है 1857, उसमें ये इन्होंने कहाँ से लीड किया था? जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उसमें एक इनको है जो कलिता राजा कहा जाता है, कलिता राजा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत रईस थे आसाम के, और जो आसाम में चाय बागान है उनके अग्रदूत थे ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े वफादार भी थे, सहयोगी भी थे। ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके, ब्रिटिशर्स, और ये उसमें काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम पे फिर इन पे आरोप लगे कि ब्रिटिशर्स ने आरोप लगाया कि इन्होंने साजिश किया हमारे खिलाफ, और ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी की सजा दी थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जिनको बुक में लिखा ही नहीं गया है, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, कुछ गिने चुने ही लिखे गए हैं। एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आप मान के चलिए एप्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एप्पल चाइना को छोड़ के और अब इंडिया में मार्केट बना रहा है, और एप्पल के रिसेंटली स्टोर खुल चुके हैं। सबसे पहला स्टोर एप्पल का जो है वो बॉम्बे में, मुंबई में ओपन हुआ है। टिम कुक इसके सीईओ खुद आए और उन्होंने वो इसको शुरुआत की। और दूसरा है ये न्यू दिल्ली में, दूसरा एप्पल का स्टोर ये खुल चुके हैं दो। आने वाले टाइम में और भी आपको देखने मिलेंगे तमाम सिटीज में। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का जो इसका पूरा प्रबंधन संचालन वगैरह करता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो विंडोज लाइनक्स के जैसी सुविधा देता है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो मैक ओएस है ये मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक ओएस बोला जाता है इसको। ये होता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये एप्पल का है, और इसको पहली बार कब जारी किया गया था? 1984 में एप्पल को ये ऑपरेटिंग सिस्टम है पहली बार जारी किया गया था। पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह निम्नलिखित में से किस समिति ने दी थी? जो पंचायती राज फाइनेंस कमीशन है इसकी सलाह किस कमेटी ने दी थी? ये के संथानम कमेटी थी 1963 में, इसने पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह दी थी। आदि निसी अपातानी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करते? एक क्वेश्चन आपके ये ट्राइब्स का पूछा जाता है, और स्पेशली आजकल ट्रेंड है वो यही है कि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइब्स हैं उनका पूछा जाता है, या फिर उड़ीसा के ट्राइब्स का पूछ लिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा। वैसे तो टाइम टाइम पे मैं करवाता हूँ। पिछली बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जो टेस्ट सीरीज में करवाया था आपको, वो एज इट इज यूं का यूं डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये जो ट्राइब्स है ये नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट में है? ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। अरुणाचल प्रदेश की जो मेन ट्राइब्स है उनमें आदि, निसी, अपातानी, इनके अलावा भी है जो तागिन है, इसके अलावा तांगशा है, या फिर मोनपा है, मिशमी है, वांचो है। ये इसकी अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं, जो ध्यान रखिएगा आप। नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पढ़ लीजिएगा। बाकी अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज में तो ये जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको अलग से अभी जैसे एग्जाम डेट आती है आपको हर टॉपिक पे फिर वापस से रिवीजन टेस्ट, रिवीजन नोट्स और ये सब वापस मिलेगा। जो अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये अराकॉन योमा का हिस्सा है। ये अभी चर्चा में अंडमान निकोबार है, जो ए इसका करेक्ट आंसर है। कुछ जियोलॉजिकल वजह से चर्चा में। एक्चुअली ये अराकान योमा है, ये म्यांमार से शुरू होती है और ये बंगाल की खाड़ी तक है।
देश में 2022-23 के दौरान सबसे अधिक संख्या में उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जीआई टैग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात हो रही है कि जो 2022-23 का साल है उसमें सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं? देखिए, ये जीआई टैग है, इसको वैसे तो मैंने बताया, आपको पढ़ लीजिएगा। पहली बार जो जीआई टैग मिला ये 2004-05 से इसकी शुरुआत हुई है जीआई टैग की। 10 साल के लिए किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है और फिर उसके बाद 10 साल के लिए आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। दूसरा है, जो पहली बार जो इसकी ये मिला था, किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को पहली बार जीआई टैग मिला था। इस बार सबसे ज्यादा इस साल में किसको मिले हैं? केरला को 12 मिले हैं एक साल में ही। तो इस 2022-23 में सबसे ज्यादा केरला को मिले हैं। देखिए, इंडिया में ये बदलते रहते हैं, मैंने जैसा कहा, अपडेट रहिएगा। आज की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप स्टेट्स हैं, कर्नाटक है, कर्नाटक में टोटल 48 हैं। उसके बाद में है तमिलनाडु है, इसमें जी 42 है। ये टॉप स्टेट्स में से हैं। फिर देन उत्तर प्रदेश है और ये इस तरीके से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला उपयोगी सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, डक डक गो, आप में से बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये भी सर्च इंजन है। अभी थोड़े टाइम पहले एक बैन किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो इसी से एसोसिएटेड था, ये जुड़ता उसी में ओपन होता है। ये डेड स्पिन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एजेंसी, तो ये सर्च इंजन नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। पांडु बंदरगाह जो हाल ही में सुर्खियों में है, ये किस राज्य में स्थित है? पांडु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अभी ये चर्चा में था, ये असम में स्थित है। और जो नेशनल ये है वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसके जरिए पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है कोलकाता से जुड़ जाएगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया कलकत्ता से जुड़ जाएगा और इसकी शुरुआत हो जाने के बाद से जो जिसको चिकन नेक बोला जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसका एक अल्टरनेट तैयार हो गया है अब ये पांडु बंदरगाह। जो देश के जो तमाम अदर स्टेट्स हैं उनमें है जो गुड्स एंड इसकी सप्लाई है, जो ये सस्ता भी हो जाएगा और इजी भी आसान हो जाएगा ये वाटरवे इस नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने की वजह से। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली आसाम के गुवाहाटी में है पांडु बंदरगाह। स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पे स्थित है? स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज है ये, जिसको हल्दी नगरी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र की हल्दी नगरी कहा जाता है इसको, सांगली को। और ये सांगली में है, मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सांगली, महाराष्ट्र में। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पूना पैक्ट की बात हो रही है। देखिए, लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, ये इनमें से एक पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। 1909, 1919 या फिर 1935 का एक्ट, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। पूना पैक्ट ये समझौता नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, यही गलत है। ये पंडित नेहरू और अंबेडकर के बीच नहीं हुआ था, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पेरिस इंडियन सोसाइटी किस स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? ये एक राष्ट्रीय संगठन था और इसकी स्थापना है जो 1905 में की थी पेरिस में।
और पेरिस फ्रांस में की थी। किसने की थी? भीकाजी कामा ने। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले जो लंदन है वहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस है वहाँ कुछ खालिस्तानियों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, और अब उसकी जांच है जो एनएसए ये कर रहा है, नेशनल जो सिक्योरिटी एजेंसी है ये कर रही है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है इसमें जो आर्टिकल 43B है ये किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन आप 100% मान के चलिए कि यहां से आने वाला है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा जाता है। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही है। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नीति निर्देशक तत्व वाला, वहां से ये भी उसी से रिलेटेड है। जो 43B है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पहले भी शायद आपको करवाया होगा, लेकिन ये वापिस इसलिए करवाया है ताकि आपको रिवीजन होता रहे। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बुक और है और एक ये बुक है, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। किसी ना किसी शिफ्ट में ये दो क्वेश्चन है, आरसी दत्ता और ये जो दादा भाई नारोजी की बुक है, इन दोनों में के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों ही ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे इकोनॉमिक लूट मचाई थी उससे रिलेटेड है। जो ब्रिटिशर्स का खुद के अधिकारियों का खर्चा, और इंग्लैंड में जो वहाँ ब्रिटिशर्स थे उनको भेजा जाता था यहाँ से पैसा, उसी से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने पहली बार एलआईसी के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश की थी? एलआईसी के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश पहली बार किसने की थी? ये 1993 में की थी। RN मल्होत्रा कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी, RN मल्होत्रा कमेटी ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी तैयारी अब वापस से शुरू कर दीजिए। अगर आपने बीच में कोई ब्रेक वगैरह ले लिया है तो, और कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछिएगा। टेस्ट अगर आपको किसी में को नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिले हैं तो आप मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको सेंड कर दिए जाएंगे, या फिर आपकी ईमेल चेक कीजिए, ईमेल पे सबको सेंड कर दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।